आज एनएलएम का आई थिंक नाइन्थ वीडियो नहीं 8th वीडियो होगा ना, 8th वीडियो होगा आज, ठीक है। और माइट बी ये प्रोबेबली लास्ट वीडियो। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। हम लोग कल इसका काम कर लिए थे। हम लोग सूडो फोर्स का काम हो गया था, सब कुछ हो गया था। अब एक नया टॉपिक है आपके सामने आएगा, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। क्या है? स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स ऐसा फोर्स है जो कि कांस्टेंट फोर्स नहीं है, जो कि कांस्टेंट फोर्स नहीं है। स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि कांस्टेंट फोर्स नहीं है। जैसे mg आपने पढ़ा है, mg क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो एक कैसा फोर्स हो गया? कांस्टेंट फोर्स। और जो F आपको दिया रहता है 10 न्यूटन, ये सब कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन ये एक जो स्प्रिंग फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये वेरी करता है। और कैसे वेरी करता है? तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन सीन दैट सपोज इट इज एन स्प्रिंग। ये एक स्प्रिंग है और ये एक मास है जैसे लगा हुआ है, और ये नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ जानते हो स्प्रिंग का क्या होता है? व्हाट इज द नेचुरल लेंथ? जबकि स्प्रिंग दबा ना हो और ना ही खींचा हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। इसको एक्स नॉट के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है? नेचुरल लेंथ। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल लेंथ वो लेंथ है जब स्प्रिंग जो है रिलैक्स स्टेट में होता है, मतलब उसको वो ना खींचा हुआ है और ना ही दबा हुआ है। समझ आ रहा है? तो ये हो गया नेचुरल लेंथ। तो सपोज करो दिस इज एक्स टू बी 0, ठीक है। और आपने जैसे इसे एक्सटेंड करा, सपोज आपने एक्स एक्सटेंड करा मतलब, तो मास थोड़ी ना बदलेगा, ये एक्स बढ़ गया है ना। और समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? तो तुम्हें क्या लगता है अगर इसको खींचोगे तो फोर्स किधर की तरफ आएगा? ये फ्रिक्शन लेस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। तो टेल मी, फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट की राइट? राइट। अब खींच रहे हैं ना, स्प्रिंग किधर फोर्स लगा? हम खींच रहे हैं उधर, स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है? स्प्रिंग तो फोर्स लगा रहा है इधर ना, स्प्रिंग जो है वो तो इधर फोर्स लगा रहा है। अरे बोलो। हाँ, स्प्रिंग तो सर इधर फोर्स लगाएगा, आप उधर फोर्स लगाओगे, स्प्रिंग तो इधर लगाने वाला है। तो ये फोर्स, अच्छा तुम्हें क्या लगता है, तुम फील करते हो कि स्प्रिंग में ज्यादा अगर हो जाए, सपोज तो तुम लोग तो पेन वाली स्प्रिंग लेते होगे, बट अगर कोई बड़ा स्प्रिंग है तो उसको ज्यादा एक्सटेंड करने में ज्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम्हें फील कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर स्प्रिंग मोटा हो तो उसको खींचने में ज्यादा मतलब फोर्स लगेगा। अरे बोलो। वो तो पेन वाला, वो तो तुरंत ऐसे हो जाता है, वो तो फोर्स कम होता है उसका, मतलब इलास्टिसिटी कम होता है थोड़ा, है ना। बट अगर हम इसकी बात करें, अगर मोटे स्प्रिंग की बात करें, सपोज करो जो गाड़ी वगैरह में सस्पेंशन लगता है, तो उसको खींचेंगे तो खींच पाओगे? हल्का सा खींचोगे और खींचना है तो दम लगाओ। और इट मीन्स कि खिंचाव के साथ फोर्स भी बढ़ता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं? ये समझ पा रहे हो? ये फील कर पा रहे हो? तो ये ऑब्जर्व किया गया कि स्प्रिंग का जो फोर्स है, वो क्या होता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा आपने डिस्प्लेस किधर किया? राइट की तरफ। फोर्स किधर लगाया? तो ये माइनस एक्स पे डिपेंड करता है वेक्टर्स के साथ में। समझ रहे हो? यानी कि फोर्स जो है और ऐसे स्प्रिंग, देखो ये जो देखा गया, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्प्लेसमेंट किधर? आप डिस्प्लेसमेंट उधर करो तो फोर्स इधर, दैट्स व्हाई इट इज विद माइनस साइन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो फोर्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं। सो देयर इज अ कांस्टेंट जिसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। किस नाम से जानते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? और ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है? अगर तुम देखो, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सी आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, और जनरली हम लोग ऐसा ही करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और डायरेक्शन कहां से निकालेंगे? बुद्धि से, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? kx, है ना। तो अगर हम k की बात करें तो k कितना हो जाएगा? और इसका मैग्नीट्यूड ये ले लो, है ना। तो इसका ये कितना हो जाएगा? f बाई एक्स। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? f क्या है न्यूटन में, और ये क्या है? मीटर में। अरे बोलो। तो ये k क्या है? k है स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर का मतलब क्या है? न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए कितने न्यूटन का फोर्स जरूरत है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्प्रिंग कांस्टेंट। फिर से सुनो, इस k का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। यानी कि k जब भी होगा, सपोज करो एक एग्जांपल लिया मैंने, फॉर एग्जांपल कि एक स्प्रिंग है जिसका k तुमको दिया हुआ है 50 न्यूटन पर मीटर, है ना।
देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि उस स्प्रिंग पे जब तुम 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो 1 मीटर का उसमें एक्सटेंशन होगा। अरे समझ रहे हो? समझ नहीं समझ रहे हो? तो ये कहानी है। तो यानी कि अब तो किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? हम आराम से उस पर एक स्प्रिंग लगा दिए, उस पर वेट लोड किए और उसका डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना हुआ। देखिए कि 1 मीटर हो गया, हाँ ठीक है, रहने दो। अब जितना वेट तुम लगाए हो उसको देख लो, तो वो जो वेट होगा वही उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। नहीं समझ में आ रहा है? सो व्हेन यू डिफाइन इट स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हेन यू डिफाइन दिस स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये हर स्प्रिंग का अलग अलग होता है और वो दिया हुआ होगा तुमको, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज व्हाट? इट इज फोर्स needed to extend or compress spring for a length of 1 meter. समझ नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. It is dependent on spring, है ना? ये स्प्रिंग्स पे जो मतलब अलग अलग स्प्रिंग अलग अलग के, है ना? एंड फॉर अ स्प्रिंग, अगर कोई एक स्प्रिंग है तो के कांस्टेंट होगा। के क्या होगा? ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? और अगर तुम देखोगे कोई पूछ देगी बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के इज व्हाट? दैट इज ml t minus 2 upon what? L. So it is what? mt minus 2. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So it is all about k. All about k. समझ रहे हो? और अगर मान लो हमको सीधा सा दिया हुआ है कि अगर वेक्टर का साइन नहीं दिया हुआ है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स भी दिया, तो हम समझेंगे वही बात है, क्योंकि हम लोग को वन डायमेंशन में वेक्टर्स का ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ता है, हम दिमाग से भी निकाल सकते हैं। ये माइनस वही रिप्रेजेंट करता है कि वो पीछे की तरफ है और कुछ नहीं, है ना? और अगर f इज इक्वल टू के एक्स तुम यूज किया तो तुम समझ लो सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? तो कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा ऐसे स्प्रिंग को, अच्छा हर स्प्रिंग ऐसे वेरी करे, यहाँ x का पावर कितना है? 1। कहीं भी देख लो x का पावर क्या है? 1। तो हर स्प्रिंग ऐसे नहीं वेरी करता है, ये हमारा अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है आवर स्प्रिंग इज लीनियर स्प्रिंग। ये कैसा स्प्रिंग है? ये लीनियर स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग जो है हमारा लीनियर है, मतलब x टू द पावर 1 पे वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि हर स्प्रिंग इसी वेरी करता है, बट बहुत सारे स्प्रिंग इसी पे वेरी करते हैं, इसलिए हम लोग जनरलाइज वे में पढ़ते हैं। कौन वाला? f इज इक्वल टू के एक्स वाला। तो और भी है जो x स्क्वायर पे चलेंगे, x क्यूब पे चलेंगे, बट इन एक्चुअलिटी द फैक्टर, द कोफिशिएंट behind x square, x cube is very less, so we can neglect that, and in generalization, in ideal case we take linear spring, and linear spring force is what? F is equal to minus kx, either you talk about magnitude, either you talk about direction, then it is minus x. If you talk about magnitude, then it is simply F is equal to kx. बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझ रहे हो? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी फटाफट। तो बच्चों इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर तुम देखो ये सपोज करो ये एक स्प्रिंग है, ये 5 kg का है सपोज कर लो, और इसका जो के है वो दिया 50 न्यूटन पर मीटर, और मैंने जो फोर्स लगाए हैं इस पे सपोज करो कितना लगाया? 10 न्यूटन लगाया है, ठीक है? मैंने क्या लगाया है? तो 10 न्यूटन में तो कुछ ना कुछ आगे तो आया होगा ना? yes, sir. अरे बोलो भाई। yes, sir. तो ये निकालना है तुमको। व्हाट इज एक्स नॉट? एक्स निकालो। व्हाट इज एक्स? कैसे निकालेंगे? ये अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? yes, ये है 10 न्यूटन, yes, और ये स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है? एफ नहीं मालूम मुझे, तुम्हें पता है क्या? नहीं सर। और ये क्या इक्विलिब्रियम में है?
लिख लो ना इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो भैया कितना हो गया फोर्स, तो एफ एस बराबर क्या 10 न्यूटन। एफ एस क्या होता है के एक्स 10, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक्स कितना हो गया 10 बटा के, तो के कितना हो गया भाई 50, तो कितना हो गया 0.2 मीटर, आंसर। अबे समझ रहे हो। चलो एक और करते हैं सवाल। वर्टिकल, ये हुआ, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, क्या बोलते हैं इसको। अब आता है वर्टिकल स्प्रिंग, हाँ तो पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो गया, कहाँ पे आगे हुआ है ना, x -0.2 मीटर। अबे माइनस डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्यों देखोगे, डायरेक्शन तो ले लिए ना उल्टा हम। अरे अगर हम ऐसे शो कर रहे होते तो तुम लिखते एफ एस प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एफ एस लो माइनस के एक्स, उधर जाएगा तो प्लस के एक्स। मैंने फिर बोला है कि डायरेक्शन के लिए, अब माइनस के लिए चिंता मत, माइनस सिर्फ दिखा रहा है डायरेक्शन। जब एक बार हम डायरेक्शन शो कर दिए तो फिर माइनस लेने का क्या जरूरत है बार बार। अगर तुम डायरेक्शन लेके वापस से माइनस फिर से ले लोगे तो फिर डायरेक्शन तो उधर हो गया ना। अरे बोलो यार। चलो अगर हम ऐसा करते हैं, सपोज करो कि वर्टिकल स्प्रिंग का केस लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट, ये एक स्प्रिंग है जो कि अपने नेचुरल लेंथ पे है, किस पे है, अभी क्या है इसका के जो है वो 50 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, वही वाला स्प्रिंग है पिछला वाला। और सपोज करो इसमें हम मास लगा दिए 10 kg का, तुम्हें क्या लगता है कि नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, और नीचे जाके कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे होगा कि नहीं होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जाके यहाँ बैठ जाएगा। अरे बोलो यार, ये समझ लो। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो। अच्छा यहाँ पे आके क्या ये स्टैटिक हो गया, मान लीजिए हम बोले कि स्टैटिक है ये, हम इसको धीरे 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 करके लेके यहाँ छोड़ दिए, तब तो ये आगे नहीं ना मूव करेगा, करेगा क्या, ये वहां जाके रुक जाएगा। मतलब स्प्रिंग को ऐसे पकड़े, स्प्रिंग ऐसे हुआ, बस हो गया, रुक गया, तो ये रुक गया ना। तो यहां से यहां तक के डिफ्लेक्शन को जानते हो क्या बोलते हैं। तुम एक काम करो, अगर नेचुरल लेंथ को तुम दिखाना चाहते हो किससे दिखाओगे, एक काम करो एनएल लिख देते नेचुरल लेंथ, हालांकि इसका इतना काम नहीं आता, नेचुरल लेंथ मान लो एनएल है, ठीक है। तो इसको हम एक्स नॉट से दिखा सकते हैं, एक्स नॉट को मैंने पिछले क्वेश्चन में नेचुरल लेंथ को दिखाया है, बट ठीक है आप उसको एनएल कर लीजिए नेचुरल लेंथ, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर एक्स नॉट को लिया जाता है इसके लिए। एक्स नॉट को हम बोलते क्या है, मतलब नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्टैटिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं। और कई जगह बुक में देखोगे तो इसको ना कभी डेल्टा स्टैटिक से भी शो करते हैं, डेल्टा स्टैटिक, बट बात तो वही है ना, रिप्रेजेंट जैसे मर्जी हो कर लो, बट जब तुम लोग ना एक्स नॉट फॉलो करना इसके लिए, है ना, हम भी वही फॉलो करते हैं ज्यादातर। तो ये हो गया 10 kg का, ये क्या है 10 kg का, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर कि नीचे, ऊपर, और ये वेट, क्या वेट ही लगेगा ना, और कोई फोर्स है क्या, अरे बोलो भाई। तो क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं एफ एस बराबर 100, अरे बोलो, और एफ एस क्या होता है के एक्स बराबर 100, एक्स कितना हो गया 100 बटा 50, दैट इज 2 मीटर। समझ आया कि नहीं आया, कहीं बहुत सिंपल है सर, ऐसे से क्वेश्चन आएंगे तो फोड़ के आ जाएंगे। देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो फोड़ने वाले, एक तो फूट जाने वाले। ये क्वेश्चन कैसे हैं, फोड़ने वाले। खाली नोमेनक्लेचर्स को ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बार और बता दूं कि स्प्रिंग का तुमको ज्यादा स्टडी यहाँ नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है। हम वर्क पॉइंट एनर्जी में जाएंगे तो वहां स्प्रिंग आएगा, एक्सएचएम में जाएंगे तो वहां स्प्रिंग आएगा, है ना। सो यू स्टडी इन अ वास्ट वे। तो यहाँ पे बस सीख लीजिए, क्योंकि वहां पे हम स्प्रिंग के कैसे डायरेक्ट यूज करेंगे, वहां नहीं बताएंगे कि स्प्रिंग फोर्स एफएक्स होता है, ये केएक्स होता है, समझ रहे हो। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पे भी देखेंगे क्या होता है। तो ये सब चीज आप अभी समझ लीजिए, आगे हम ये फिर नहीं लेके चलेंगे, वहां जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। वहां स्प्रिंग कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, दो एग्जांपल। चलो अब हम लोग जो पढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को देखते ही याद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़े होगे, सीरीज और पैरेलल। हालांकि और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल ही होता है, बट मुख्य रूप से सीरीज पैरेलल हमको पढ़ाया जाता है ना। तो इसलिए हम लोग भी वही पढ़ेंगे, और ज़्यादातर यही कॉम्बिनेशन यूज भी करते हैं हम, है ना। तो आपका सबसे पहला है क्या, सीरीज। क्या है, सीरीज। अच्छा, हमारे अजम्पशंस में जो स्प्रिंग अजम्पशन जो लिया गया उसमें स्प्रिंग में, तो एक चीज़ें और आप ले लीजिएगा, स्प्रिंग मासलेस होता है। स्प्रिंग क्या होता है, तो ये अजम्पशन आप लिख लीजिए कहीं पे भी, कहीं पे साइड में लिख लीजिए, या फिर अजम्पशन आपने पहले जो लिखा है ना,
उसी में नीचे में लिख लीजिए। अगर मान लो कि अगर सीधी बात करी जाए कि आइडियल स्प्रिंग की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? आइडियल स्प्रिंग। तो उसमें क्या क्या बात दिमाग में आना चाहिए कि स्प्रिंग हमारा लीनियर है ना, और स्प्रिंग कैसा है? मासलेस है। कैसा है? मासलेस है। अब कई बात कि सर बार बार तो ये नहीं दिया रहेगा, तो नहीं दिया रहेगा तो तुम यही मानोगे, नहीं दिया रहेगा तो आइडियल केस ही मानोगे। अगर दे दिया है स्प्रिंग का मास तो अलग का केस है, फिर वो अलग सेपरेट पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? आएगा स्प्रिंग में जब पढ़ोगे ना वर्क पॉइंट एनर्जी में तो आएगा वहां पे। खैर यहाँ पे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आइडियल केस में क्या है? स्प्रिंग लीनियर है और क्या है? मासलेस से ध्यान रखिएगा। चलिए कॉम्बिनेशन में देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे सीरीज को में समझ में आता है इन टू इन। सपोज करो ये कहानी है और समझ रहे हो, और ये मान लो K1 है, ये K2 है और ये K3 है, K1 तीनों का जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ लगा दिया मास, हमने क्या लगा दिया? मास, है ना। तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका स्टैटिक डिफ्लेक्शन होगा? अरे बोलो, कहीं ना कहीं जाके इक्विलिब्रियम ये पाथ लेगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट होता क्या है? मतलब इक्विलिब्रियम निकालते, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है आपसे जितना भी फोर्स लग रहा है सबको जोड़ जाड़ के कर दो, जीरो आ जाएगा। नहीं, समझिए बात को। देखो यहाँ पे क्या है, समझो बात को। हम अगर इक्विलिब्रियम, जैसे सपोज करो हमको इक्विवेलेंट ना स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए बोला गया, इक्विलिब्रियम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए बोला गया कि ये बताओ इन सब का इक्विवेलेंट कितना होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी एक्सटर्नल कंडीशन होंगे वो सेम होंगे, जो एक्सटर्नल कंडीशन होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। अब F बराबर kx में एक्सटर्नल कंडीशन क्या है? F और x, F और x। कहने का मतलब है अगर हमको इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला जाए तो हम ऐसा समझेंगे कि इन सबको हटा के सबसे पहले बात एक स्प्रिंग लेंगे हैं, और इस पे जो है जो मास लगाएंगे वो उतना ही होगा। तो क्या फोर्स उतना ही हो गया? इसके लिए फोर्स कितना है? mg, और इसके लिए फोर्स कितना है? mg। और ये नीचे भी कितना जाएगा? ये कितना गया है? x0। तो ये भी कितना जाएगा? बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ, बशर्ते बदलेगा क्या? तो सिर्फ ये, दैट इज के इफेक्टिव, या के इफेक्टिव कर लो या इसी को के इक्विवेलेंट कर लो, दोनों चीज बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ नहीं समझ रहे हो? आपने वो पढ़ा है क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वहां भी ऐसा था ना। तो V और I सेम होता था कंडीशन में, इसमें और इसमें दोनों V और I सेम होगा। मतलब एक तो आप बनाइए ओरिजिनल सर्किट, एक बनाइए कंप्रेस सर्किट, तो आपको क्या मिलेगा? दोनों में V और I सेम होना चाहिए। तो फिर रेजिस्टेंस हटा के एक रेजिस्टेंस कर देते हैं, तो उस समय जो आता है, जो वैल्यू इसका आएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, है ना। और इक्विवेलेंट सिर्फ पढ़ने के लिए होता है ना, कि सवालों को आसान तरीके से सॉल्व किया जा सके, इसलिए हम निकालते हैं। तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि सर अगर ऐसा बात है तो तीनों चारों स्प्रिंग को हटा के एक क्यों कहीं लगा देते हैं। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, जिस सिस्टम के लिए हमने डिजाइन करा वो बदल जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट के लिए कोई बोलेगा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ नहीं, हम इसको फिजिकली यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं कि हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। बोलो बात है समझ में? चलो अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर तुम देखोगे तो इसमें टोटल डिफ्लेक्शन कितना है? x0। अरे बोलो, यानी कि कुछ डिफ्लेक्शन इसमें हुआ होगा, कुछ इसमें हुआ होगा और कुछ इसमें हुआ होगा। बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो? अच्छा, इस स्प्रिंग में फोर्स कितना लग रहा है? mg, और इस स्प्रिंग में mg, क्योंकि स्प्रिंग तो मासलेस है। तो इस स्प्रिंग का भी फोर्स क्या है? mg, और इस स्प्रिंग का mg। बोलो बात नहीं आई समझ में? तो यानी कि तुम ऐसा लिखोगे, फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग, ईच स्प्रिंग इज, ईच फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग in series combination will be same। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है ढंग से? रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता था तो क्या कांस्टेंट होता है सभी रेजिस्टेंस में? वोल्टेज और सर रेजिस्टेंस। सीरीज में जब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या कांस्टेंट होता है? V या I? I। क्या कांस्टेंट होता है? अब अगर यहां बात करो F इक्वल टू kx में, तो अगर मान लो कि सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो क्या बराबर होगा सभी स्प्रिंग में? F या X? F।
अरे बोलो, इसमें कौन सा है आई, इसमें कौन सा है, समझ उल्टा नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है ना, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो भी उल्टा ही होगा। ध्यान रखना कैसे, मैं बताता हूं, सुनो। अगर तुम ध्यान से देखो तो x0 क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, अरे बोलो भाई, अब x0 क्या होगा, f जो लग रहा है फोर्स, अबे यार f mg है ना, अबे f mg है कि नहीं है, हाँ, तो f बराबर, अरे f बराबर mg है इस केस में, है ना, तो आप इसको भूलिएगा नहीं, हाँ, f अपॉन k इक्विवेलेंट है कि नहीं, बताओ। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो यहां जो mg है, तो mg बराबर, तो mg बराबर k इक्विवेलेंट इंटू x होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो x0 को क्या लिख सकते हैं, mg बाई k इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, अरे बोलो, लिख दो, वही लिख दो, लो mg बाई k इक्विवेलेंट चलेगा, अरे बोलो यार। और यहां पे अगर देखो x1 की बात करें तो x1 क्या हो जाएगा, x1 किस में, इसमें है ना, फोर्स तो इस पे भी कितना लग रहा है mg, तो क्या हम इसको mg बाई k1 लिख सकते हैं, इसको लिख डालो mg बाई k1, और इसमें mg बाई, और इसमें mg बाई k3, बोलो समझ में आ रहा है, दोनों साइड से उड़ा दे, तो दिस इज k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3। क्या ये उल्टा नहीं लग रहा है, ये केस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज में होता था, लेकिन यहाँ ये सीरीज में है, अरे बोलो। तो हम ऐसा समझते हैं कि रेजिस्टेंस में जो पढ़े हैं उसका उल्टा होता है, यहाँ पे दिखता भी है यहाँ पे हमको, अगर तुम ध्यान से देखो, सीरीज में आई कांस्टेंट है, आर के बगल वाला, लेकिन स्प्रिंग फोर्स में सीरीज में तो एफ कांस्टेंट है, एक्स के बगल वाला नहीं कांस्टेंट है, मतलब के बगल वाला कांस्टेंट नहीं। खैर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो यानी कि अगर देखा जाए कि जो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या है, समेशन ऑफ 1 बाई के, चाहे जितना भी लगा दो, अरे समझ नहीं रहे हो क्या तुम, तो ये हाइपरबोलिक एडिशन है, कैसा एडिशन है, हाइपरबोलिक एडिशन है ना। और इसका एक कहानी भी है कि जो इसमें जो भी सीरीज में जितना ही वैल्यू, जैसे सपोज ये 50 होगा, ये तुमको 100 है, ये 150 है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 50 से भी कम होगा, यानी कि सबसे कम वाले से भी कम होगा। और ऐसा आपने शायद पढ़ा होगा उसमें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस लगाते हैं तो जो उसका इक्विवेलेंट आता है उन तीनों में जो सबसे कम होता है उससे भी कम होता है। यही फर्क है हाइपरबोलिक एडिशन और डायरेक्ट एडिशन में। ये कैसा एडिशन है, हाइपरबोलिक एडिशन है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार, चलो इसको लिख लीजिए। एक बार पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। चलिए अब देखिए, ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सिस्टम में ये कई सारे पैरेलल है ना, ये तो यहाँ पे ये लग गया मास, है ना। और दूसरी बात, मास को टिल्ट होने अलाउड नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ठीक है। और ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है, ठीक है। और यहाँ से इसका स्टैटिक डिफ्लेक्शन हुआ x0, कितना हुआ x0, समझ रहे हो, अरे बोलो। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम x0 गया तो ये कितना गया, ये स्प्रिंग x0 ही जाएगा, और ये भी और ये भी x0 जाएगा। बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है, हाँ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्सटेंशन और कंप्रेशन रिमेन सेम। बोलो बात ही समझ में। तो कहने का मतलब, अच्छा दूसरा बात, इस पे फोर्स अलग अलग लगेगा, नहीं सर, बिल्कुल लगेगा, स्प्रिंग अलग अलग है, तो फोर्स तो F ही लगेगा ना, मतलब mg ही लगेगा ना, F1, हाँ ये mg लगेगा, बट स्प्रिंग पे बात कर रहे हैं। इस स्प्रिंग का फोर्स कुछ और होगा, इस स्प्रिंग का फोर्स कुछ और होगा। तो ये भी तो F1 ही अरे F बराबर K, अरे F बराबर Kx है ना, K अलग अलग है, तो तुमको नहीं लगता अलग अलग फोर्स वो लगेगा इस पे, K सेम रहता तब ना। अरे समझ नहीं रहे हो बात को, समझ गया। अरे गेटिंग माय पॉइंट। देखो देखो मैं समझाऊं तुम्हें कि सपोज करो ये जो केस है ये mg है ना, mg हो या कोई भी फोर्स हो, तो जो स्प्रिंग पहला वाला है, अरे बोलो यार,
पहला वाला जो स्प्रिंग है उस तो फोर्स अलग लगाएगा ना। प्लस F2 प्लस F3 हाँ, F2 और ये क्या हो जाएगा F3 है कि नहीं। और जो इक्विवेलेंट के लिए एक वो एक ठो जो बनाएंगे वो क्या होगा, कहाँ बना दे, ये समझ गए, इसको हटा दें, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है ना, ये तो समझ में भी आता है। चलिए, तो जो इक्विवेलेंट के लिए हमको केस जो करना होगा वो क्या करना होगा कि इन सब को हटा के एक स्प्रिंग लगा दीजिए सर, और mg सर वही रहेगा सर, और स्टैटिक डिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, वही रहेगा। बोलो बात ही समझ में, कोई दिक्कत वाली बात। और ये के क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट, समझ में आ रहा है। तो हाँ, तो मेरे पास ये आ गया कि mg इज इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2 प्लस F3। बोलो, और ये mg अगर तुम यहां देखो तो यहां mg बराबर क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट x नॉट, है कि नहीं। तो यहां डाल दें के इक्विवेलेंट इंटू x नॉट, और ये F1 क्या हो जाएगा, K1 x नॉट प्लस K2 x नॉट और प्लस K3 x नॉट। समझ में आया कि नहीं आया, x नॉट x नॉट x नॉट सब में से काट दे तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, एंड दिस के इक्विवेलेंट इज व्हाट, समेशन ऑफ Kn, n इज इक्वल टू 1 to n, ये समेशन है। तो तुमसे अगर पूछा गया कि पैरेलल में जो समेशन होता है वो डायरेक्ट एडिशन है कि हाइपरबोलिक एडिशन है, डायरेक्ट एडिशन है, और उसमें हाइपरबोलिक। तो अगर हमको सपोज करो, अगर ऐसा तुमसे पूछा गया कि अगर हमको स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाना है तो वो किस में कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में कि पैरेलल में, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाना है पैरेलल में, और स्प्रिंग घटाना है तो सीरीज में। बोलो बात है समझ में। यहां भी देख सकते हो पैरेलल में वहां क्या क्या होता है कांस्टेंट, रेजिस्टेंस के केस में, हाँ ठीक है होता है, बट उसमें कांस्टेंट क्या होता है सभी में, वोल्टेज, ये वोल्टेज है ना। तो ये इक्वल टू वाला है, तुम ऐसा देखो ना, उल्टा क्यों होता है ये फॉर्मूला, देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाई के हो जाएगा, और r इज इक्वल टू क्या, v बाई आई हो जाएगा। देख ये सीरीज में होता है, अरे बोलो ना, और स्प्रिंग के केस में सीरीज में क्या होता है, ऊपर वाला बदल गया कि नहीं बदल गया, इसीलिए वो अलग फॉर्मूला आता है। तो आप ऐसे, हालांकि आप याद रखने के लिए तो याद रखा जा सकता है कि जो सीरीज पैरेलल में हम रेजिस्टेंस में पढ़े हैं उसका क्या होता है, उल्टा होता है किसमें, स्प्रिंग में, उल्टा होता है किसमें, स्प्रिंग में। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ ये स्प्रिंग कांस्टेंट पे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पे कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए कुछ कुछ आसान क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना चाहिए, हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस इस पे नहीं देंगे। हम रेजिस्टेंस ऐड नहीं कीजिएगा सर, स्ट्रेस भी आता है इसमें। नहीं, मतलब ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे इस पर। सिंपल सिंपल केस देख लीजिए कि सपोज करें कि स्प्रिंग है ना, और सेम स्प्रिंग है, यानी के और के, ठीक है ना, और भी मान लो लगा दो n टाइम्स के, लेकिन सारा का सारा क्या है, इक्वल है। सारा का सारा क्या है, देख रहे हो, ये भी के, ये भी के, ये भी के। आपसे बोला इक्विवेलेंट निकालिए, बस के बाई एन, इक्विवेलेंट के, फाइंड इक्विवेलेंट के, फाइंड इक्विवेलेंट के, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सीधा है, सीधी सी बात। और अब इसको याद रखना, सीरीज में तो क्या हो जाए, 1 बाई के प्लस 1 बाई के प्लस 1 बाई के डॉट 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 प्लस 1 बाई के टू n टाइम्स, दैट इज 1 बाई के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1 बाई के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n इंटू 1 बाई के। इसमें कोई दिक्कत, पलटेंगे ना, पलटना मत भूल जाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा ये, के बाई एन क्या हो जाएगा। और याद कैसे रहेगा, अब सीरीज में ना घटता है, सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, घटता है। तो के बाई एन घटेगा कि एन इंटू के घटेगा, सीधा बात, के बाई एन क्या हो जाएगा, के बाई एन। अगर यही पैरेलल में होता, एग्जाम्पल नंबर 2, ये याद रखना, हम बार बार इसको यूज नहीं करेंगे, मतलब बार बार बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट यूज करेंगे। सो ये अरे यार रेजिस्टेंस क्यों बन रहा है ये है ना, ये सब स्प्रिंग है, इसको इंडक्टर मत समझ लेना, ये इंडक्टर के तरीके से, ये इंडक्टर का सिंबल भी है, समझे। ये K1 है, नहीं सॉरी, ये K है, ये K है और ये K है, समझ रहे हो। और भी बहुत सारे K लगे हुए हैं। ऐसा कर लो,
अभी लगेगा हाँ कि अभी स्प्रिंग है ना। चल ये ऐसा है, ये एन गो है, मतलब एन है, एन 1 2 3 और ये एन टाइम्स है, मतलब ये के और ये के। ठीक है, अब समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एन टाइम्स के। अबे ले के प्लस के डॉट 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 प्लस के। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? एन टाइम्स के। बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। सिंपल सी बात। एक चीज और सुने, और एक चीज और सुनो, जो ये के है, जैसे जैसे के बराबर है ना एफ बाई एक्स, है कि नहीं है? तुम्हें क्या लगता है के किस पे डिपेंड करता है? एफ पे कि एक्स पे? एक्स पे, एफ पे कि एक्स पे? के तो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। यस, के इज ए इंडिपेंडेंट पैरामीटर। के इज इंडिपेंडेंट, ना तो वो फोर्स पे डिपेंड करता है, ना तो वो एक्स पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? इसलिए हम ये मास ऐड कर दिए, नहीं भी ऐड किए होते तो भी उतना ही होता। जैसे आप लोग ये पढ़ते हो v इक्वल टू आई आर इक्वल टू क्या होता है? v बाई आई। आर किस पे डिपेंड करता है? किसी पे नहीं। आर इज इंडिपेंडेंट, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो एक लिख लीजिए नोट में लिख लीजिए, नोट कि k इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोडिंग एंड एक्सटेंशन या कंप्रेशन ऑन स्प्रिंग या ऑफ स्प्रिंग। समझ रहे हो? लोडिंग एंड एक्सटेंशन और या कंप्रेशन, ऑब्लिक है कंप्रेशन। जिस तरीके से आर भी ना बी पे डिपेंड करता है ना आई पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से आपके जीवन में कई टर्म आएंगे। कैपेसिटेंस वो किसी भी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। इंडक्टेंस एल, दीज आर ऑल ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, वो सिर्फ बॉडी के ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना? तो समझ रहे हो? हाँ एग्जाम्पल है, फटाफट आप आंसर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा 3 होगा ना? हाँ चलो 3। तो एक ऐसा हो गया, सपोज करो ये ऐसा है, द सिस्टम इज लाइक दिस। है ना? ये के नहीं, ये 3 के, ये 3 के, ये 3 के, ये के, ये एक मिनट रुक जाओ, एक काम करो, थोड़ा आसान, मैथमेटिक्स आसान करो और कुछ नहीं। 6 और ये हो गया तुम्हारा 2 के। इक्विवेलेंट बताओ जल्दी फटाफट। सर 318 के हो जाएगा इधर 1/18 के प्लस 1/2 के, एलसीएम लेंगे 18 एलसीएम लेंगे 18, तो 18 प्लस 9 27 बाई 18। एक काम करो, मैथमेटिक्स थोड़ा आसान कर दे, इसको 3 ले लो, इसको के कर दो। 9 चलो 9। अब बताओ कितना हो गया? 9 9 कैसे हो गया यार? अरे सब उसको के हाँ के है। 1 कितना हो जाएगा? 1 ये के कितना हो गया? 3 के। यस सर। और ये कितना है? 1/3 के प्लस 1/3 के 2/3 के 1/3। तो 3/2 हो जाएगा ना यार, तुम इतना क्यों कर रहे हो? सोचो के कितना हो गया? 3। यस सर। अरे बोलो, ये पैरेलल में है तो कितना हो गया? 2/3 के हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा बेटा। ये 3 के हो गया और ये कितना है? पलटना रहता है ना। और ये 3 के हो गया। यस सर। तुमको करने के दोनों इक्वल है ना, यस सर। तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3k/2, यस सर। 1.5 के आंसर। अरे बोलो यार, एक और करोगे? नहीं हाँ सर चलिए। टू के चलो अब बताओ जल्दी फटाफट, इक्विवेलेंट निकालो। एग्जाम्पल नंबर 4 बताओ के क्या हो जाएगा? के क्या हो जाएगा? के क्या हो जाएगा? के यस। ये 3 के, ये के 3 के, 3 के कितने टाइम है? 3 टाइम। यस सर। तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट? सर 3k/3 3k/3 दैट इज व्हाट के। क्या इसके लिए और एग्जांपल कराना पड़ेगा?
क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. हाँ, एक और करोगे, एक और कर लो, इसका निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर 5, ये ऐसा, ये है 2k, ठीक है, नहीं ये है 3k और ये है 6k। बताओ जल्दी कितना होगा। अब ऐसे केस में कैसे निकालोगे? तुम लोग यूज क्या करो जानते हो? k इक्वलेंट k1 k2 अपन k1 प्लस k2। डोंट यूज 1/k, क्योंकि उसमें पलटना भूल सकते हो। अबे ये समझ रहे हो बात को? 1/k इक्वलेंट 1/k1 k2, हाँ 1/k2, 1/k2 है ना। तो तुम लोग क्या यूज करो? k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। समझ रहे हो ना कैसे होगा? तो बस वो यूज करो। कितना हो जाएगा ये? 3k इंटू 6k 18k स्क्वायर अपॉन 3k प्लस 6k 9k। तो 18k स्क्वायर अपॉन 9k के कट जाए, 9 दूनी 18। तो एक याद करो कि 3 और 6 का जो इक्विवेलेंट होता है ना, अगर हाइपरबोलिक एडिशन है तो वो 2k होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कि ऐसे ही बोल रहे हो गया? क्लियर? चलो रब कर इसको, लिख लो पहले। चलिए, तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देख लिए, कैसे सीरीज होता है, कैसे पैरेलल होता है, और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो हम लोग केस के साथ देखेंगे आगे, SHM वगैरह में आएगा। खैर, अब हम लोग इतना तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो अगर सारे स्प्रिंग का फोर्स अगर कांस्टेंट है तो स्प्रिंग किस में कनेक्शन, सीरीज में, किस में कनेक्टेड है? और अगर सभी का एक्सटेंशन कांस्टेंट है तो किस में है? पैरेलल में। समझ रहे हो? जैसे तुम रेशियंस में करते थे कि वोल्टेज अगर सेम है तो पैरेलल में है और करंट अगर सेम है तो सीरीज में है, उसी तरह यहाँ भी हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो एक अरेंजमेंट आता है आपके यहाँ, एक केस ही समझ, एग्जाम्पल नंबर 1 कर लो, है ना। एक केस है, मतलब एक कि सपोज करो ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ है, सपोज करो ये K1 है, M है और ये K2 है, ऐसा लगा हुआ है। ये K1 है, हाँ ये देखेले है, ये SCV में है, ठीक है। तो सपोज करो ये कहानी है। अब ये किस में कनेक्टेड है? ना तो ये सीरीज में लग रहा है, ना तो ये पैरेलल में लग रहा है क्या? तो इसको करेंगे, लगता है सीरीज में है। फोर्स बराबर है। फोर्स बराबर कैसे? क्या बात कर रहे हो? सुनो, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको तुम एक्सटेंड करो, फोर्स तो अभी कुछ नहीं लग रहा है इस पे, तो तुम ऐसा करो, इसको तुम ना ये करो एक्सटेंड थोड़ा सा, तो ये x चला गया, तो ये कितना एक्सटेंड हुआ? x मीटर। और ये कितना कंप्रेस हुआ? दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। दोनों का फोर्स सेम नहीं होगा बेटा। ये K1 x से खींचेगा, ये K2 x से खींचेगा, तो फोर्स सेम थोड़ी ना है। सेम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये भी x, ये x, हाँ ये अलग फर्क है कि ये एक्सटेंड हुआ है, ये कंप्रेस हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट देखना है। क्या दोनों में सेम है? तो दोनों किस में कनेक्टेड है? हाँ, एज डिस्प्लेसमेंट x is same for both, so we can conclude that springs are connected in पैरेलल। समझ रहे हो? तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल नंबर जितना भी है, अपना केस है, एक स्पेशल केस है ये। अब ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक एग्जाम्पल करोगे इससे रिलेटेड? एग्जाम्पल नंबर 2 कर लो इसी में, है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख भैया तमाशा, ये देख, ये M है ना, और ये फिर से ये रहने दे, इतना ही रहते है ना। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कितना ले लोगे? ये ले लो तुम 1.5K, 1.5K, ठीक है। और ये ले लो 3K, 3K। बताओ टोटल के इक्विवेलेंट कितना हो गया? कितना हो गया? 3 3 6 3 9, 1 1 1.5 3 और उसको भी जोड़ दो तो कितना हो गया? 12K। वाह, बहुत बढ़िया। क्या समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन को कितने देर में कर सकते हो?
गुड। लेक्चर अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। एनएलएम का जो वीडियो एक और लगेगा इसमें, है ना, तो हम लोग आगे कुछ कुछ स्पेशल केसेस जो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स वो बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फाइनली, ठीक है। थैंक यू।